जय हिंद। पिछली क्लास में हमने बात किया था पूरा पाषाण काल के बारे में, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में। तो हमने बात किया था कि इतिहास की शुरुआत कैसे हुई है और किस तरीके से जो है आगे चल कर के जो है आप देखते हैं कि पूरा पाषाण काल होता है। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल है, तो मध्य पाषाण काल के बाद उसके बाद नव पाषाण काल। इसको हमने डिटेल से पढ़ लिया था। काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैंने सोचा था कि आपको जो है बेहतर क्वालिटी दे दी जाएगी, लेकिन असफल रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि अगर आपके कंटेंट अच्छे हों तो क्वालिटी मैटर नहीं करती है। काम चला लीजिएगा, क्वालिटी उतनी अच्छी तो नहीं दे पाऊँगा, लेकिन कंटेंट अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु सभ्यता के बारे में। अगर आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में विस्तृत जानकारी लेनी है तो आप मेरी पिछली क्लासेस देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता की अगर बात की जाए तो सिंधु सभ्यता का अगर समय पूछा जाए आपसे, टाइम पीरियड की अगर बात की जाए, समय काल, इसके समय की अगर बात की जाए तो समय जो है दो कहीं कहीं अलग अलग तरीके के हमको समय देखने को मिलती है। अगर आप बात करें समय की तो कहीं कहीं पर जो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक इसका समय देखने को मिलता है। और कहीं कहीं दूसरी किताबों में देखें तो यही समय 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है। ईसा पूर्व आप समझ सकते होंगे, ईसा पूर्व मैंने पिछली क्लास में बताया था। ईसा पूर्व वह समय होता है जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का बीता हुआ समय है, उसको हम ईसा पूर्व कहते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होता है उसे हम ईसवी कहते हैं। तो ईसा पूर्व वही, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 2600 साल पहले से लेकर के 1900 साल पहले का जो टाइम पीरियड है या समय है, वह हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का है। तो यह दो किताबें हैं, अलग अलग टाइम पीरियड है, आप मिला लीजिएगा अगर आपको जो सही लगे वो। ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में 2600 से लेकर 1900 आता है तो भी सही है, और अगर 24 से लेकर के 1750 आता है तो भी सही है। तो ये तो हो गई सिंधु सभ्यता के समय की बात, कि सिंधु सभ्यता का जो समय है, समय काल कितना है, 2600 से 1900 या 2400 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है। ईसा पूर्व जरूर याद रखिएगा, ईस्वी मत याद रखिएगा। ठीक है। बात करेंगे सिंधु सभ्यता को, तो सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता ही क्यों कहा गया? सिंधु सभ्यता का एक नाम और भी है, हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए, जो सिंधु सभ्यता है या सिंधु सभ्यता के अंदर जो भी निवास करने वाली जितने भी आप देखेंगे स्थान हैं, सारे के सारे, क्योंकि देखिए आज क्या है, मॉडर्न युग है, तो आपके पास हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। चाहे वो इंटरनेट से लेकर के आपके जो है, आप इंटरनेट से ले लें, आप कंप्यूटर ले लें, आप मोबाइल ले लें। ठीक है। और भी बहुत सी सुविधाएं हैं जो आपको क्या है, आज आपके पास है। तो साइंस ने इतनी प्रगति कर ली है, विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि आपके जीवन को उसने बहुत ज़्यादा सरल बना दिया। आवागमन की भी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं आपके पास इस समय। पहले अगर आज की तुलना में पहले चले जाएं तो इतनी आवागमन की सुविधाएं अच्छी नहीं हुआ करती थी। तो जब सुविधाएं हमारे पास कम है, ठीक है, तो आज आपके पास पानी के लिए क्या है, पानी के लिए आप नलकूप का इस्तेमाल कर लेते हैं, मोटर है आपके पास उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करें तो उस समय आप देखेंगे तो इस तरीके की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तब अगर कोई सभ्यता निवास करना चाहेगी या कोई क्षेत्र है, कोई विशेष क्षेत्र के लोग हैं, तो वह कहीं निवास करेंगे तो उनको पानी की आवश्यकता रहेगी, चाहे वह सिंचाई हो, चाहे वह खेती हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे स्वयं का जीवन हो। तो उसके लिए पानी एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। ठीक है। तो इसलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जितनी भी आप स्थान देखेंगे, सारे के सारे किसी न किसी नदी के किनारे ही बसे मिलेंगे। तो सिंधु सभ्यता में सबसे कॉमन बात देखने को मिलती है कि सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर हैं, जितने भी शहर होंगे, सारे के सारे, ठीक है, नदियों के किनारे हैं। नदियों के किनारे हैं। नदियों के किनारे, वजह मैंने बता दी है क्यों होंगे, नदियों के किनारे क्यों होंगे, क्यों? क्योंकि भाई देखिए, जीने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है। सिंचाई के लिए, खेती के लिए और पशुपालन के लिए भी क्या चाहिए, पानी चाहिए। इस वजह से इनको नदियों के किनारे, ठीक है, और नदियों से दूर रहेंगे जा करके तो फिर पानी की बहुत किल्लत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो है ये जो शहर जितने भी आप देखेंगे सिंधु सभ्यता के, वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉमन सी बात है, नदियों के किनारे होंगे। अब अगर सिंधु सभ्यता की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि जब सिंधु सभ्यता की खोज की गई, ठीक है, तो जो सिंधु सभ्यता हमको मिली है वो किस नदी के किनारे थी? हमने कहा कोई भी सभ्यता होगी सिंधु सभ्यता की तो क्या होगी, नदी के किनारे होगी। तो सिंधु सभ्यता की जो हमको सभ्यता मिली, जो शहर मिले, वो किस नदी के किनारे थे? वो सिंधु नदी के किनारे थे। जो सिंधु नदी के किनारे
सिंधु नदी के किनारे थे, और सिंधु नदी के किनारे होने की वजह से इस सभ्यता को हमने क्या कह दिया, सिंधु सभ्यता कह दिया। ठीक है, ये यहाँ पे आपके एक बात हमने क्लियर कर दी। तो सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, सिंधु सभ्यता कह दिया। अब आपके मन में एक दिमाग में बात ये भी खटक रही होगी कि अब हड़प्पा सभ्यता क्या है, या हड़प्पा फिर क्यों कहा गया। तो देखिए हड़प्पा क्यों कहा गया, बात शुरू होती है ये 1848 से लेकर के 1856 के बीच, 1848 से 1856 के बीच की बात है, जब भारत में गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया डलहौजी को, डलहौजी, ठीक है, डलहौजी को जब भारत का जो है गवर्नर जनरल बना करके भेजा गया, जी हाँ, ये वही डलहौजी है जिसको आप राज्य हड़प नीति के लिए जानते हैं। ठीक है, और डलहौजी केवल राज्य हड़प नीति के लिए ही नहीं, जबकि भारत में रेल का उद्धारक भी माना जाता है। तो अब जब इसका जो है टाइम पीरियड 1848 से लेकर के 1856 के बीच है, तो 1853 में इसने काम किया भारत के लिए। तो 1853 में इसने सबसे पहले रेल की सुविधाएं भारत में उपलब्ध कराई थी। ठीक है, सबसे पहले अगर पूछा जाए सबसे पहले भारत में रेल कहाँ चली थी, तो मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। अगर दूरी की बात की जाए तो दूरी थी 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, या पॉइंट में कुछ आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन फिलहाल 34 किलोमीटर। ठीक है, इतना याद रखिएगा, 34 किलोमीटर, मोटा मोटी 35 किलोमीटर। ठीक है, तो कब चलाई गई थी भारत में पहली रेल, 1853 में। कब, कहाँ कहाँ के मध्य चलाई गई थी, तो मुंबई और ठाणे के मध्य। सबसे पहले चलवाई किसने थी, डलहौजी ने चलवाई थी। ठीक है, तो डलहौजी के द्वारा सबसे पहले क्या चलाया गया था, रेल चलाई क्यों गई थी, क्योंकि देखिए भाई आवागमन की सुविधाओं को, ठीक है, और भी आसान करने के लिए, क्योंकि अंग्रेज जो है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस तरीके से व्यापार करते थे। आपको मालूम है कि अंग्रेज मुख्य रूप से व्यापार करने के लिए आए थे, बाद में उन्होंने भारत पर क्या करना शुरू कर दिया, शासन शुरू कर दिया। तो जब भारत में शासन कर रहे हैं तो हर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह आना जाना लगा ही रहता था, तो सुविधाएं कम थी आवागमन के लिए। ठीक है, उस सुविधा को जो है आवागमन की सुविधा को और सरल बनाने के लिए डलहौजी ने क्या किया, भारत में रेल को चलवाया। ठीक, अब रेल को जब चलवाया तो रेल की पटरियां भी बिछाई जाएंगी। अब मुंबई से ठाणे के मध्य रेल चल गई थी 1853 में। अब बात हो रही थी कि भाई और कहाँ के, और जो है इसको और यात्रा को सुगम बनाने के लिए और भी जगहों पर रेल की शुरुआत की जानी चाहिए। तो रेल की शुरुआत करने के लिए जो है, ठीक, रेल की शुरुआत करने के लिए फिर ये हुआ कि अब भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है एक रेल पटरी बिछाई जाए, ताकि भारत से और पाकिस्तान यानी कि लाहौर और भारत से आना जाना क्या हो सके, बहुत जल्दी आ जा सके हम लोग। ठीक है, तो अब जो है रेल की जो है पटरियां बिछाने का काम शुरू हुआ। रेल की पटरियां बिछाने का काम जब शुरू हुआ तो वह समय था 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी में यह काम चल रहा था, रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी। रेल की पटरियां जब बिछाई जाएंगी तो ज़मीनों को खोदा भी जाएगा और उनको जो है रिपेयर भी किया जाएगा, या हम कह सकते हैं ज़मीनों की खुदाई भी होगी। ठीक है, और जो है पहाड़ वगैरह जो अगर रास्ते में पड़ रहे हैं तो उनको तोड़ा भी जाएगा, जाहिर सी बात है। तो जब 1921 में खुदाई चल रही थी पटरियों को बिछाने के लिए, एक्चुअली में रेल की पटरियों को बिछाने के लिए जो है यह काम चल रहा था, और जब काम चला, खुदाई चली, तो उसमें जो है एक शहर मिला। ठीक है, खुदाई में जो है शहर मिले। ठीक, जब और खोदा गया तो मालूम चला कि यार एक शहर नहीं है और बहुत ढेर सारे शहर हैं। फिर इस प्रकार से देखा गया कि यहाँ तो बहुत शहरों के शहर बसे हुए हैं। तो इस तरीके से, ठीक है, हम कह सकते हैं कि रेल की पटरियाँ एक माध्यम बनी सिंधु सभ्यता को खोजने के लिए। ठीक, तो अब आपसे पूछा जाए कि रेल की जो है आपको सिंधु सभ्यता के बारे में पता कैसे चला, तो एक्चुअली में वो सिंधु सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है रेल की पटरियों की खुदाई के माध्यम से। यदि रेल की पटरियों की खुदाई नहीं होती, ठीक है, तो आपको सिंधु सभ्यता के बारे में नहीं पता चलता। इट में भी पॉसिबल बाद में पता चल सकता है, वो अलग मैटर है। लेकिन फिलहाल वहाँ पे जो मुख्य वजह है, मुख्य वजह क्या थी, रेल की पटरियों की खुदाई चल रही थी, और उस खुदाई में हमको क्या मिला, शहर मिले। उस शहर को जब हमने खोदना शुरू किया तो पता चला शहर के शहर मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर पुरातत्व विभाग को बुलाया गया, वहाँ पर जाकर के फिर उसकी जो है जांच करानी शुरू की जाए, तो मालूम चला कि यह जो है सभ्यता जो है ये आज की नहीं है, न 100 साल न 200 साल, लगभग ये कितने साल पुरानी है, 2600 साल पुरानी है। 2600 से लेकर के 1900 साल पुरानी सभ्यताएं हैं। ठीक है, अब आपको ये जानने की ज़रूरत होगी, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना जो है हमें इतनी जानकारियाँ कैसे हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई भी वस्तु आती है तो उस पर आप कार्बन डेटिंग करके पता करा सकते हैं कि यह कितनी पुरानी है। ठीक है, कार्बन डेटिंग का माध्यम होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि यह कितना पुराना है। ठीक है, तो उसी से पता लगता है कि वहाँ से प्राप्त किए गए जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी जो है चीज़ें हैं, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हो, कुछ भी हैं, उन पर जब हम कार्बन डेटिंग करते हैं तो मालूम चलता है कि ये कितने साल पुराने हैं। तो जब कार्बन डेटिंग की गई तो उसमें 2600 साल पुराने या 2400 साल पुराना हमको मालूम चलता है। तो यह सभ्यता लगभग कितनी साल पुरानी है, 2400 साल पुरानी है या 2600 साल पुरानी है। ठीक,
अब आप सोच रहे होंगे कि मसला तो था हड़प्पा सभ्यता की, हमने इतनी कहानी आपको क्यों बता दी। कहानी बताने का मसला ये है कि जिस जगह पर उस पटरियों की खुदाई चल रही थी और जिस जगह पर वह शहर निकले खुदाई में, उस शहर का नाम था हड़प्पा। ठीक, क्लियर हो गया। इसलिए इस सभ्यता को हम क्या कह देते हैं, हड़प्पा सभ्यता। तो मालूम ये हुआ कि सिंधु सभ्यता की जहाँ पर खोज की गई उस शहर का, उस जगह का नाम हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। दैट्स इट, क्लियर। इसलिए इसको क्या नाम से जानते हैं भाई, हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पे क्लियर हो गया बात। ठीक, अच्छा 1921 में जब यह शहर खोदा गया तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जॉन मार्शल। जॉन मार्शल की अध्यक्षता में जो है खुदाई की किसने, खोजा किसने, तो इसको खोजा था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है सिंधु सभ्यता की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, तो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। भाई कब की गई थी, तो 1921 ईस्वी में। क्लियर हो गई मेरी बात यहाँ तक। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। अब आपके सामने हम थोड़ा सा सिंधु सभ्यता को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंधु सभ्यता का, ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक बसी हुई है, ठीक है, सिंधु सभ्यता का विस्तार कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक, पूर्व में कहाँ तक है, पश्चिम में कहाँ तक है, उत्तर में कहाँ तक है, इसकी बातें हम थोड़ी सी कर लेते हैं। ठीक, तो अब हम एक मैप बनाएंगे या नक्शा कह लें आप। ठीक, एक नक्शा बनाएंगे। ये हमारा प्यारा भारत है, एडजस्ट कीजिएगा, उतना खास शायद ही बन पाए मुझसे, बन तो गया अच्छा। ठीक है, ये आपका भारत है और यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर इससे लगा हुआ क्या है, ये पाकिस्तान है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ठीक, भारत में सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता में अगर हम उत्तर की तरफ देखेंगे, ठीक है, उत्तर के तरफ देखेंगे तो यह पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट को आज हम जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं, JNK के नाम से जानते हैं। लेकिन उस समय सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में इसको JNK या जम्मू कश्मीर नहीं बोलते थे, इसको बोलते थे मांडा। इसको बोलते थे मांडा। क्या बोलते थे भाई, मांडा बोलते थे। ठीक है, अब मांडा, अब एक चीज और भी आपके माइंड में आ रही होगी कि मांडा बताने से केवल काम नहीं चलेगा। आपने शुरू में हमने क्या कहा था आपसे कि सिंधु सभ्यता की चाहे कोई भी शहर हो, ठीक है, वो किसी न किसी नदी के किनारे बसा हुआ। जी मैं अपने बात को एक्सेप्ट करता हूँ, तो आपको बताता हूँ मांडा, ठीक है, मांडा जो है ये किस नदी के, ठीक है। उसके बाद अगर हम सीधा उत्तर, उत्तर के बाद सीधा हम कहाँ पे आ जाए, दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में ये जो पॉइंट मैंने बनाया है ये वर्तमान में आज क्या कहलाता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, यह आज वर्तमान में महाराष्ट्र कहलाता है। लेकिन अगर सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता में यह महाराष्ट्र ना कहला करके दैमाबाद कहलाता था। क्या कहलाता था, दैमाबाद। दैमाबाद। अब दैमाबाद किस नदी के किनारे है, तो प्रावरा नदी के किनारे। प्रावरा, प्रावरा नदी के किनारे। ठीक है, दैमाबाद किस नदी के किनारे था, प्रावरा नदी। अब पूरब की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पूरब, आज वर्तमान में इस पूरब वाले इलाके को बोलते हैं मेरठ। मेरठ, ठीक। लेकिन उस समय अगर सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता में आज का जो मेरठ ना होकर के ये हुआ था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। अब आलमगीरपुर है तो आलमगीरपुर किसी न किसी नदी के किनारे ही होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। अब अगर मैं बात करूं पश्चिम की, तो पश्चिम में इधर पाकिस्तान वाला इलाका आ जाता है। ठीक है, आज का ये अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आज का ये बलूचिस्तान है। आज का ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान। लेकिन उस समय यह बलूचिस्तान ना होकर के होता था सुतकांगेडोर। सुत सुतकांगे सुतकांगेडोर। अब सुतकांगेडोर किस नदी के किनारे था, तो यह दास्क नदी के किनारे, यह दास्क नदी के किनारे था। ठीक है, तो ये बातें याद रखना। अब आप देखोगे कि ये मैंने पूरा चारों तरफ जहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, अब इसके अंदर ये जो आप देखते हैं जितने भी आप शहर पढ़ेंगे, मोहनजोदाड़ो हुआ, लोथल हुआ, ठीक है, राखीगढ़ी हुआ, ठीक, कालीबंगन हुआ, ये सारे जितने भी शहर पढ़ेंगे इसी क्षेत्रफल के अंदर ही आएंगे। मैंने इस जो है एक, आप कह सकते हैं इसका एक क्षेत्रफल बना दिया है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कि ये पूरब में कहाँ तक थी, पश्चिम में कहाँ तक थी और उत्तर में और दक्षिण में कहाँ से कहाँ तक थी। अब हम अगर एक लाइन ड्रॉ करें इसके ऊपर, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमको दिखाई पड़ता है। ठीक, आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, पूरी लाइन को ड्रॉ कर दें तो ये, अब आप देखेंगे कि उत्तर से लेकर अगर दक्षिण तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उत्तर से अगर दक्षिण तक का आपसे विस्तार पूछा जाए, उत्तर से दक्षिण तक, तो उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार है 1400 किलोमीटर। 1400
किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम तक का अगर विस्तार पूछा जाए तो पूरब से पश्चिम तक का विस्तार होता है 1600 किलोमीटर। ठीक है, 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार है, और जबकि पूरब से पश्चिम तक का इसका विस्तार कितना है, 1600 किलोमीटर। यानी इतनी दूरी में यह फैला हुआ था। पूरे अगर क्षेत्रफल की बात करें, पूरा क्षेत्रफल की अगर बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे क्षेत्रफल की बात करें, तो यह क्षेत्रफल एग्जैक्ट में अगर बताएं तो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर है। 12,99,000 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। और अगर 12,99,000 आप याद नहीं रख सकते हैं तो बस 13 लाख वर्ग किलोमीटर याद रख लीजिए। मोटा मोटी 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये तो हो गई हमारी सिंधु सभ्यता की बात। तो आप जान चुके हैं कि अगर पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता में पूरब की तरफ में, ठीक है, कौन सा शहर था, तो मांडा किस नदी के किनारे है। ठीक है, पूरब में पूछा जाएगा तो मेरठ, मेरठ को क्या कहते थे, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो भैया ये हिंडन नदी के किनारे है। दक्षिण में बात करें तो महाराष्ट्र आज का, उस समय क्या कहलाता था, दैमाबाद, और आज का क्या है, ये प्रावरा नदी के किनारे है। ठीक है, अब अगर बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में आज बलूचिस्तान है, उससे पहले एक सुतकांगे डोर था, किस नदी के किनारे था, दाश्क नदी के किनारे। ये तो हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ क्षेत्रफल, ये तो हो गया क्षेत्रफल और उसका विस्तार। ठीक, उत्तर से दक्षिण पूछा जाएगा तो उत्तर से दक्षिण ये 1400 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम ये 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। क्लियर हो गई बातें यहाँ पर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कल्चर, यानी कि सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टिकोण से कैसा था ये, यह बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका। ठीक, अब अगर हम समाज की बात करें, ठीक है, थोड़ा सा मोस्ट चीज़ें पहले बेसिक तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम शहरों के बारे में जानेंगे और कहाँ से क्या प्राप्त किया गया है यह भी जानेंगे, किसने खोज की है ये भी जानेंगे, और कब खोज की है ये भी जानेंगे, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ था ये भी जानेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हम थोड़ा सा इसकी बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। अगर हम बात करें समाज की, कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा है, तो समाज भाई देखिए मात्र सत्तात्मक है, मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक है। अब आप सोचेंगे मात्र सत्तात्मक क्या होती है। देखिए आज का जो कल्चर है, आप अपने नाम के बाद किसका नाम लगाते हैं, जैसे कि अगर आपका नाम, ठीक है, जो भी है, ठीक, XYZ जो भी आपका नाम है, तो आप अपने नाम के बाद में अपने पिताजी का नाम लगाते हैं। ठीक है, तो यह जो समाज चल रहा है आज, आपका जो समाज है, यह समाज होता है पितृसत्ता में। यानी अगर आपके नाम यानी पुत्र के नाम के बाद पिता का नाम लगाया जाए तो ऐसा समाज क्या कहलाता है, पितृसत्तात्मक। पुत्र के नाम से पहले पिता का नाम आ जाए तो भी वह समाज कैसा होगा, पुत्रसत्तात्मक होगा। लेकिन हम बात कर रहे थे मात्र सत्तात्मक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस समाज में, ठीक है, पिता प्रधान ना होकर के माता प्रधान हो, या हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पुत्र के नाम से पहले या पुत्र के नाम के बाद माता का नाम आता हो, ऐसे समाज को हम क्या कहते हैं, मात्र सत्तात्मक समाज कहते हैं। क्लियर हो गई बातें। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवसाय, व्यवसाय भाई रहेंगे खाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, जीना है, ठीक, जीना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो जीना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो व्यवसाय क्या करते थे, तो देखिए व्यवसाय तो वैसे कृषि था, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से करते थे व्यापार, व्यापार। ठीक है, अब व्यापार में, ठीक है, प्रणाली कौन सी थी, अगर पूछा जाए व्यापार करते थे। आपसे अगर देखिए क्वेश्चन आ रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था, अगर कृषि दे रखा है तब तो ठीक है, लेकिन कृषि और व्यवसाय दोनों दे रखा है तो आप ऑप्शन व्यवसाय पर लगाइएगा, क्योंकि ये लोग व्यवसाय करते थे। ठीक है, अब व्यवसाय के लिए प्रणाली का अगर बात करें, प्रणाली तो कौन सी प्रणाली यूज़ करते थे ये लोग, तो यह वस्तु विनिमय प्रणाली। कौन सी यूज़ कर रहे हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। अब आप सोचेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदल लेना, यही वस्तु विनिमय प्रणाली है। जैसे मेरे पास ये कलम है, ठीक है, आपके पास पेन है, मुझे सॉरी मेरे पास ये मार्कर है, आपके पास कलम है। यदि मुझे ये मार्कर की मुझे कलम की ज़रूरत है और आपको मार्कर की ज़रूरत है, तो मैंने क्या किया, कलम ले लिया और मार्कर आपको दे दिया। क्लियर, यही हो गया वस्तु विनिमय। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि भाई वस्तु विनिमय प्रणाली ठीक नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं ठीक है, क्योंकि भाई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि सामने वाले को मार्कर ही चाहिए, हो सकता है उसको ब्लैक पेन चाहिए हो सकता है उसको रेड पेन चाहिए हो, और आपके पास केवल मार्कर है और आपको पेन की ज़रूरत है। तो आपके पास मार्कर है लेकिन वो बंदे को आपके मार्कर की आवश्यकता नहीं है, तो फिर वो आपको क्यों देने लगा, जाहिर सी बात है, तो आपका तो रह गया ना। क्लियर, तो वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पर थोड़ी सी फेल होती नज़र आ रही है।
ठीक है, इस वजह से वस्तु विनिमय प्रणाली उतनी ठीक नहीं है, इसलिए फेल हो गई। क्लियर। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में यही होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान, यानी मजदूरी भी अगर कोई कर रहा है तो उसके बदले उसको क्या दिया जाएगा, पैसा नहीं दिया जाएगा, उसको क्या दिया जाएगा, या तो कोई अनाज दे देंगे, ठीक है, जिस जो भी चीज़ उसको ज़रूरत होगी, अनाज की ज़रूरत है अनाज दे देंगे, बर्तन की ज़रूरत है बर्तन दे देंगे। आगे बात समझ में। तो यह वस्तु विनिमय प्रणाली है, मजदूरी के बदले मजदूरी। ठीक। क्लियर। अब अगर बात की जाए कि पशु, ठीक है, पवित्र पशु कौन सा है इनका, या पवित्र पशु, पवित्र पशु की अगर बात की जाए, पवित्र पशु, ठीक है, तो पवित्र पशु था इनका कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड, कुबर वाला सांड। ठीक। पवित्र पशु है इनका, ठीक है, कुबर वाला सांड। अच्छा, एक चीज और पूछी जाती है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, ठीक है। तो देखिए, हाँ, हम कह सकते हैं, क्योंकि जो साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, साक्ष्य इस बात को बताते हैं कि यह शायद हो सकता है पूजा करते थे, लेकिन मंदिरों का प्रमाण नहीं मिलता है हमको। जैसे आज अगर आपको अगर पूजा करनी है, आपकी आस्था है भगवान में, तो आप कहाँ जाओगे, आप मंदिर में जाओगे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हमको मूर्तियाँ तो मिलती हैं, लेकिन मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो इट में भी पॉसिबल, और हम कह सकते हैं पूजा करते भी होंगे, पूजा नहीं भी करते होंगे, ठीक है। लेकिन मूर्तियां अगर मिल रही हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पूजा करते हैं। अच्छा, मूर्ति की अगर बात करें तो कौन सी मूर्ति मिली है, तो पशुपति की मूर्ति मिली है। पशुपति, पशुपति, ठीक है, पशुपति, पशुपति नहीं, ये पशुपति है, वो पशुपति नाथ है, हम समझ सकते हैं आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, वो पशुपति नाथ है। और पशुपति नाथ से अगर आपको मिलना है तो उनके लिए आपको नेपाल जाना पड़ेगा, ठीक है, नेपाल के काठमांडू में। तो मूर्तियां इनको मिली है, मूर्तियां कौन सी मिली है, मूर्ति कौन सी मिली है, पशुपति नाथ की। और भी मूर्तियां हैं, नर्तकी की मूर्ति भी है, कांसे की मूर्ति भी है, और भी तो दाढ़ी वाले व्यक्ति की भी मूर्ति है, ठीक है, अर्धनग्न व्यक्ति की भी मूर्ति है। क्लियर। तो फिलहाल हमको पशुपति की मूर्ति मिली है, जो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से जो है शिव जी का अवतार है, ठीक है। पशुपति की जो मूर्ति है एक तरीके से शिव जी का अवतार है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि यह पूजा करते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बातें, ठीक है। तो अब व्यवसाय कौन सा है इनका, कृषि है। समाज कैसा है, मात्र सत्तात्मक है। प्रणाली कौन सी यूज करते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली करते हैं, ठीक है। पवित्र पशु कौन सा है, कुबड़ वाला सांड है। मूर्ति कौन सी मिली है, पशुपतिनाथ की। अच्छा, एक चीज और है, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता की विभाजन विभाजन की अगर बात करें, ठीक है, विभाजन, तो क्या, जैसे कि आज क्या होता है भाई, ठीक, जैसे आप किसी अच्छे इलाके में रह रहे हैं, गरीब इलाका जो होता है उनको ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं, जो शहर वाला इलाका होता है उनको शहरी क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ बहुत लोग रईस लोग रहते हैं उनको पॉश इलाका बोलते हैं। पॉश मतलब जो बहुत बड़े बड़े मिलीनियर्स होते हैं, ठीक है, सेलिब्रिटीज़ के जो इलाके होते हैं जहाँ पे एक से अधिक जो है मिलीनियर्स बिलियनर्स लोग रहते हैं, वो पॉश इलाके होते हैं, यानी महंगे क्षेत्र, ठीक है। तो उसी तरीके से तो आप देख रहे हैं कि समाज को क्या कर दिया गया है, कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है। जहाँ ग्रामीण यानी कि छोटे वर्ग के लोग रहे हैं उनको ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं, यानी जो गरीब तबका है वहाँ गांव है, ठीक है, उसको ग्रामीण बोलेंगे। थोड़ा उससे अच्छा मिडिल क्लास में आ जाएंगे, अच्छे अच्छे क्षेत्र होंगे जहाँ लाइट की पानी की अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी, शहरी इलाके हो गए, ठीक है। और जो बहुत अच्छे बिलियनर्स करोड़पतियों के जो इलाके होते हैं उनको पॉश इलाके बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कर दिया गया है, ठीक है, समाज ने क्या कर दिया है, क्षेत्र को, ठीक है, लोगों के हिसाब से बांट दिया। उसी प्रकार से अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या ऐसा कोई हमको झलक देखने को मिलती है, तो हाँ, झलक देखने को मिलती है, क्योंकि विभाजन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में विभाजन देखने को मिलता है, दो प्रकार से विभाजन है, ठीक है। ये टीलों में विभाजन है, टीलों में विभाजन है। अब टीले कितने हैं, दो टीले हमको देखने को मिलते हैं, एक होता है पूर्वी टीला और एक होता है पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला होता है और एक पश्चिमी टीला होता है। अच्छा, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, तो अभी मैंने बताया कि जो बहुत करोड़पति लोग होते हैं, ठीक है, उनके जो क्षेत्र होते हैं उनको पौष इलाका बोलते हैं। जो उससे कम लोग होते हैं शहरी इलाके हैं, और जो बिल्कुल बेचारे गरीब होते हैं ग्रामीण इलाके में होते हैं। तो पूर्वी इलाके में कौन लोग रहते थे भाई, पूर्वी इलाके में तो पुरोहित लोग, ठीक है, पुरोहित लोग रहेंगे, ठीक है, या राजा बोल लो, राजा लोग रहेंगे, या पुरोहित, राजा पुरोहित, ठीक। तो पश्चिमी इलाके में कौन रहेंगे, पश्चिमी इलाके में यानी कि मान लीजिए हमारा ग्रामीण इलाका, ठीक है, या गांव, तो गांव में कौन रहता है, मजदूर बेचारे, मजदूर मजदूर रहते थे। आगे बात समझ में, कारीगर, मजदूर हो गए, कारीगर हो गए, तो यह किस में रहेंगे, पूर्वी इलाके। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है, ठीक है, तो ये तो हो गई आपके विभाजन की बात। टीले में तो कितने टीलों में विभाजन है, ठीक है, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला में कौन रह रहा है, राजा और पुरोहित रहते हैं, जबकि सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया। पश्चिमी टीले में आपका जो है, पश्चिमी टीले में कौन रहेगा, राजा, राजा और पुरोहित, पुरोहित। जबकि पूर्वी टीले में कौन रहता है, मजदूर,
मजदूर और कारीगर, ठीक है, मजदूर और कारीगर देंगे। अच्छा, और व्यवस्था, ठीक, वर्ग। अब समाज में भी क्या होता है कि वर्ग, ठीक है, समाज के अंदर भी वर्ग होता है, उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है, बिल्कुल नीचा वाला वर्ग है, ठीक है। तो समाज ने भी क्या किया है, लोगों को उनके कृत्य के अनुसार, जो उनके कार्य हैं उस कार्य के अनुसार क्या किया, उनको बांट दिया है, ठीक है। उसको हम कहते हैं वर्ग, ठीक है, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, ठीक। और तो इसी को बोलते हैं। तो हमको क्या सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा भी कोई जो है वर्ग देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमको 4 वर्ग देखने को मिलते हैं। जी हाँ, वो ये वही 4 वर्ग हैं जिनको आप वेदों में पढ़ते हैं, जो वेदों में वर्ण व्यवस्था के रूप में आप पढ़ते हैं, वर्ण व्यवस्था के नाम से आप पढ़ेंगे, ठीक है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम से पढ़ेंगे। तो क्या यहाँ पर अभी ऐसा देखने को मिलता है? तो हाँ, देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम से नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा विद्वान, विद्वान। दूसरा आपको मिलेगा क्षत्रिय, क्षत्रिय। अच्छा, विद्वान किसको कहेंगे? जो पढ़े लिखे लोग होंगे, वेदों का, ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो राजाओं के लिए जो यज्ञ वगैरह का कार्य कराते हो, क्या है? विद्वान है। क्षत्रिय कौन है? जो उस क्षेत्र की रक्षा करते हो, क्या कहलाएंगे? क्षत्रिय। तीसरा थे, ठीक है, तीसरे हैं व्यवसाय, जिनको ना राजा से मतलब है ना क्षत्रिय से मतलब, वो लोग क्या करते हैं? व्यापार। तो व्यापार करने वाले व्यापारी, व्यापारी। और चौथे थे मजदूर। इन सब की सेवा कौन करेगा? मजदूर, ठीक है। तो ये हो गए 4 व्यवस्थाएं हमको देखने को मिलती है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो कैटेगरीज, जो वर्ग आपने आज बांटे हैं, ये सिंधु सभ्यता जो है आज से 2600 साल पहले बांट रही है। ये सारी चीज़ें सिंधु सभ्यता ने 2600 साल पहले, यानी कि 1900 से लेकर 2600 से लेकर 1900 साल पहले, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से भी 1900 साल पहले, 2600 साल पहले ये सारी चीज़ें कर चुके थे। आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डेवलप रही होगी अपने आप में। और अगर ये आज निवास कर रही होती तो मेरे ख्याल से चांद की खोज इससे पता नहीं कितने पहले हो चुकी होती। तो सोच सकते हैं कि आप कितना जो है डेवलप्ड थे ये लोग, ठीक है। आप इनके जो है सामाजिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो इनके समाज को देख करके आपको पता चलता होगा कि यह कितना ज़्यादा डेवलप थे, ठीक है। व्यवसाय देखिए, कृषि और व्यापार कर रहे हैं, उस समय में ये लोग व्यापार कर रहे हैं, ठीक है। व्यापार के लिए उन्होंने, आज आपके पास क्या है? व्यापार के लिए, व्यापार करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? मुद्रा का प्रयोग करते हैं। मुद्रा के जरिए में आप क्या करते हैं? वस्तुओं का विनिमय करते हैं। अगली बात समझ में, खरीदते हैं, बेचते हैं, यही तो करते हैं, ठीक है। उस समय अगर मुद्रा नहीं थी तब भी ये लोगों ने देखो एक रास्ता निकाल लिया। क्या करते थे? वस्तुओं का आदान प्रदान, ठीक है। पवित्र पशु, चलिए ये तो धार्मिक चीजें हो गई। आगे बात समझ में, विभाजन देखिए, आज हम विभाजन करते हैं, ठीक है, कि जो है कोई जो है सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर 3, इस तरीके से हमने आज विभाजन कर रखा है। 2600 साल पहले विभाजन करके बैठे हैं सब, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा माइंडेड, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं डेवलप्ड जो है एक तरीके की सभ्यता है, ठीक है, रही होगी। वर्ग आप देख रहे हैं, वर्ग आज आप आज बांटते हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, तेरा मेरा, इसका उसका, ये सब करते हैं, ठीक है। देखिए, ये सब शिक्षा का अभाव है, ठीक है। किसी धार्मिक भावनाओं को मैं आहत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह शिक्षा का अभाव है। आप देख रहे हैं कि यहाँ किसी ने इस वर्ग को नहीं बनाया है, इस वर्ग को सिर्फ मानव ने बनाया है। ईश्वर ने वर्ग नहीं बनाए, ईश्वर ने सिर्फ इंसान बनाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करें क्या यह मजदूर वर्ग है या निम्न वर्ग का कोई व्यक्ति है, तो क्या वो आपसे अलग दिखता है? नहीं। 2 आंख आपकी भी है, 2 उसकी भी है, 2 हाथ आपके भी है, 2 हाथ उसके भी है। जिस जुबान से आप बात करते हैं उसी जुबान से वो भी बात करता है। तो मालूम ये हुआ। तो बस क्या है कि इन चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप शिक्षित होंगे तो आप भेदभाव नहीं करेंगे। शिक्षा का एक सबसे सुंदर रूप तो यही है कि आप भेदभाव को ख़त्म कर देती है और सबको समानता का अधिकार देती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक मेरी क्लास अच्छी लगी हो। यह सारी चीज़ें अच्छी लगी हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आजकल लोग एजुकेशन पर तो कम ध्यान दे रहे हैं। देख लीजिए मुझे कितना पसीना हो रहा है, लेकिन आपके लिए मैंने अच्छे से अच्छा कंटेंट अपना 100% देने की कोशिश की है, ठीक है। तो जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।